हरियाणा के 1336 स्कूलों को की मान्यता रद्द कर दी गई है, ऐसा निदेशालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इनका क्या भविष्य रहेगा, ये हम जानेंगे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से। वे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। इनसे हम और भी बात करेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करेंगे। क्यों, ये आप जानते हैं कि गुर्जर साहब संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। और जो बजट सत्र के दौरान सदन में तल्खियां हुई हैं, उनको लेकर भी हम इनसे बात करेंगे। जानेंगे कि क्या संसदीय परंपराओं में इन इस तरह की तल्खियां या इस तरह की जुबानबाजी का क्या महत्व है। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। पहले तो क्योंकि इस समय 1336 स्कूलों की मान्यता जिनकी रद्द की है निदेशालय ने, उनके बारे में बात करेंगे कि सारा माजरा क्या है। नहीं, कोई मान्यता हमने रद्द नहीं की है। अस्थाई मान्यता उनके पास है, ऐसे स्कूल हैं। और ये आज से 2003 में नॉर्म बने थे स्कूलों के लिए कि उनके लिए इतनी जगह होगी, इतने कमरे होंगे, सारा। तो बार बार सरकारें, जो भी सरकारें आई, उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ छूट देती रही। हमारी सरकार आई, हमने भी उसमें छूट दी और उस जगह को काफ़ी घटा दिया। लेकिन फिर भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने के नॉर्म अब भी पूरे नहीं हैं। तो पिछली बार जब वो हमारे पास आए थे मान्यता के लिए, तो इस शर्त पे हमने मान्यता दी थी कि अब की बार आप, ये लास्ट मान्यता है और इसके बाद हम आपको मान्यता नहीं देंगे, या तो आपको नॉर्म पूरे करने पड़ेंगे। हमने काफ़ी घटाई दिए वो, तो वो पूरे करें तभी हम आपको मान्यता देंगे। लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद एडिशन कर दिए और अब की बार फिर आए तो हमने पहले से कहा कि मान्यता नहीं देंगे। लेकिन बच्चों के विषय को देखते ही हमने फिर बातचीत करके और उनके साथ सारी बातचीत की। हमने कहा कि अब की बार लास्ट है और आगे मान्यता हम नहीं देंगे आपको, या फिर आपको नॉर्म पूरे करने पड़ेंगे। तो वो इस बात से सहमत थे। सहमति के बाद ही सारी बात हुई है। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम आगे से एडमिशन नहीं करेंगे। तो उसके बाद हमने उनको अब की बार मान्यता दी थी। आगे के लिए हमने कहा कि आगे मान्यता, मतलब 2023 और 24 का जो शैक्षणिक सत्र है, उसमें उनकी मान्यता जो है। आगे हम उसको अब मान्यता नहीं देंगे। और उनको हमने कहा कि आप एडमिशन भी नहीं करेंगे। उन्हें स्वीकार कर लिया कि हम एडमिशन नहीं करेंगे। तो इन लेकिन कुछ थोड़ी सी बात हमारी हुई थी कि उन्होंने कहा कि जी कुछ ऐसे हैं जहाँ आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो हमने उनसे कहा था कि आप बैठ के आओ, आ जाओ, आप बैठ के बातचीत कर लो। अगर कहीं कानून के दायरे में आपकी मदद कर सकते हैं तो निश्चित आपकी मदद करेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो जगह है, बढ़ ही नहीं सकती। मान लो चारों तरफ मकान है, उसके बीच मेरा स्कूल है, तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? उसको बढ़ा ही नहीं सकता। तो मैं दूसरी जगह ज़मीन लेके स्कूल खोलना चाहता हूँ, आप मुझे वहाँ मान्यता दे। तो हमने कहा कि भाई आ जाओ, हम देख लेंगे अगर तो नियम के ऐसे अनुसार। कितने मामले जो हैं आपके सामने आए जो दूसरी जगह जाकर स्कूल खोलना चाहते हैं और मान्यता मांग रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए अभी तक तो एक भी नहीं आया। ये तो केवल लेकिन बात। ये डिमांड अक्सर उठ रही है। देखिए, डिमांड तो भले ही उठे, लेकिन अभी तक एक मामला भी इस प्रकार का हमारे सामने नहीं आया। ये तो केवल उस दिन बातचीत हुई थी और मैंने उनका आश्वासन दिया था कि जो भी आपकी बात है तो आप आओ, बैठ के बताओ, कानून के दायरे में जो भी हम आपकी मदद कर सकें निश्चित करेंगे। तो 1336 का अब भविष्य क्या है। नहीं, देखिए आगे तो नहीं उनको हम मान्यता देंगे। उसको तो वो तो नियम की बात है। और कुछ जनहित याचिका भी डाल दी, उसमें भी हमें जवाब देना। कोर्ट हमारे से पूछ रहा है कि भाई कहाँ 2003 था, कहाँ 2023 है। तो बार बार जो भी सरकार आती है वो आगे देती जाती है। तो आखिर कहीं तो रुकोगे ना इस पर। तो हमें भी उसका जवाब देना। तो कानून के दायरे में हम भी काम सर, करेंगे। जिस तरह से जब इन्होंने स्कूल बनाए होंगे, वो रेजिडेंशियल एरिया अब बढ़ गया है, वहाँ पर जनसंख्या या आबादी का घनत्व भी बढ़ गया है। कुछ लोग उस एरिया को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन ज़मीनों के जो रेट हाल ही में बढ़े हैं एक दशक के दौरान, वो काफ़ी बढ़ गए हैं। वो मुझे लगता है कि छोटे स्कूलों के बस की बात भी नहीं है, लेकिन उनका भविष्य भी जुड़ा है, कहीं परिवार जुड़े होते हैं, टीचिंग में लगे हैं। क्या इस मामले में सरकार कोई मदद की उनकी देखिए, सोचती है। दोनों बातें हैं। मतलब ठीक है, उनका भी है, लेकिन बच्चों का भी तो देखना पड़ेगा ना जी। अगर जगह कम है और बच्चे केवल, आप उसको पोल्ट्री फार्म की तरह तो नहीं चला सकते। लेकिन हमने उनको कहा था कि भाई अगर सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद की, मान लो लोन देने या इस प्रकार का कोई करना, तो वो भी हम उस पर भी विचार करेंगे, निश्चित तौर से मदद करेंगे आपकी। एक ये बताएं कि ये 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। आमतौर पे नकल प्रभावी रहती है और आपने देखा भी है, क्योंकि इस दफ़ा कोरोना की उससे बाहर होकर ऑफलाइन पेपर होने जा रहे हैं। सारी नकल रोकने के लिए शिक्षा केंद्रों पर क्या व्यवस्था है ताकि जो एक उचित जो है परीक्षाएं हो पाएँ। देखिए, उसके लिए मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी और QR कोड भी अब की बार हमने पेपर पे लगा रखा। अगर कोई भी बच्चा इस प्रकार से उस पेपर को आउट करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर से कुछ ही देर के बाद उसका पता चल जाएगा किस स्कूल से या किस, जहाँ पेपर दे रहे उससे ये निकला है और किस बच्चे ने किया है, उसका एकदम पता चल जाएगा और निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा इस प्रकार का नहीं होगा। और अब धारा 144 लगाने का भी निर्णय अधिकारियों ने लिया है कि वहाँ चारों तरफ धारा 144 लगेगी ताकि कोई भी लोग वहाँ घुस ना सके। तो इसका हमारा पूरा प्रयास है कि नकल कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि नकल एक बड़ा विषय ना केवल
परीक्षाओं में है, बल्कि नौकरी के उसमें भी कोई भी अगर भर्ती की एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी नकल जो है काफ़ी मजबूत रहती है, काफ़ी तरह से होती है। क्यूआर कोड का जो सिस्टम है ये 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए सही है? नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, अब रोकने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, अब एक वो किस चीज़ का फ़ायदा है? टेक्नोलॉजी का। आप टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से ही रोक सकते हैं। अब क्या है कि आपके पास मोबाइल है, आपने खींचा और व्हाट्सअप कर दिया। अब बाहर तो नहीं जाना ना आपने, वहीं बैठे बैठे आपने कर दिया। तो उसको रोकने के लिए भी उसी प्रकार के साधनों की ज़रूरत है। तो अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। मोबाइल अलाउड रहेंगे? नहीं नहीं, कोई मोबाइल अलाउड नहीं, लेकिन वो तो अब नहीं, तो इतनी क्यूआर कितनी। की कोडिंग कैसे होगी? नहीं, देखिए, मोबाइल तो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग करते हैं मोबाइल से ही तो करते हैं। अब आप जहाँ भी होता है तो कुछ तो कुछ तरीके से लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ। अब कुछ सारे बच्चे थोड़ी नकल करते हैं। 1000 में से एक बच्चा होता है जो गड़बड़ करता है। 1000 से भी ज़्यादा में से एक बच्चा होता है जो गड़बड़ करता है। तो वो पर एक छवि तो खराब कर देना जी, बाहर निकाल। अगर मान लो उसने पेपर आउट कर दिया तो सारी चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया काम का। अब फिर उस पर सवाल होंगे कि कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उसका पेपर का पता चल गया, उन्होंने उसका लाभ उठा लिया, तो बड़ी मुश्किल हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई सारे बच्चे, बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो होना अच्छी तरीके से। इससे हटके सर राजनीतिक बात करें, क्या माने कि राज्य में जो है 2024 के चुनावों की आहट जो है सुननी शुरू हो गई है? बिल्कुल निश्चित तौर से। देखिए, आर्ट तो है ही। अभी जैसे अभी कांग्रेस ने भी एक यात्रा निकाली है, और अभी अभय सिंह चौटाला जी ने भी यात्रा शुरू कर दी। हमने कल ज्वाइनिंग कराई तो वहाँ भी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये आपने शुरुआत कर दी। हमने भी एक टारगेट रखा कि भाई हम जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं उसका सम्मेलन हम शुरू कर रहे हैं, और जल्दी आने वाले 2 महीने में हमारा टारगेट है, उसको सारे को पूरा करेंगे। अभी तक तो हमारे 2 ही है, अम्बाड़ा में और जगाधरी में। तो अब सारा का एक टारगेट रखा। तो निश्चित तौर से इससे माहौल तो गर्म हो गई पॉलिटिक्स का। और वैसे तो देखिए, राजनीति में तो पहले दिन से ही चालू होता है। जैसे आज इलेक्शन खत्म है, अगले दिन से ही शुरू हो जाती तैयारी। पर लेकिन चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है वो तैयारी और बढ़ती जाती है। अब लोकसभा के चुनाव में तो 1 ही साल का टाइम है। ये लोकसभा के साथ साथ इस तरह की बातें भी सामने आती है कि विधानसभा का चुनाव भी साथ हो सकता है। देखिए, फैसला तो चुनाव आयोग ने लेना है। हमारा जो टाइम का फ़र्क है वो इतना कम है कि चुनाव आयोग निर्णय ले सकता है। इकट्ठा चुनाव कराने का भी ले सकता है, अलग अलग भी। अभी ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो इकट्ठा कराने पे लेगा या अलग अलग कराने पे। अगर सरकार इकट्ठा करानी चाहेगी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हो ही जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग पे भी जितनी मुझे नॉलेज है, चुनाव आयोग पे भी इस प्रकार का अधिकार है। तो इन दिनों वैसे राजनीतिक दलों में आपस में क्या जुगलबंदियां चल रही हैं? आपको भी तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं, जैसे आईएनएलडी कांग्रेस है, आपका जो गठबंधन का है, ये इनके क्या मायने हैं? अब देखिए, पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल का और कांग्रेस का कोई मेल नहीं था। मैं समझता हूँ कभी ये मिले भी नहीं आपस में। लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं। अभी आपने देखा कि चौटाला साहब ने कहा कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ है, और वो आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिले भी हैं। अब ये तो पता नहीं, देखिए कैसे मिले। अब इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। हो सकता है औपचारिक बैठक उनकी रही हो, लेकिन लोग अनुमान लगे रहे कि शायद कुछ जुगलबंदी भी हो सकती है, उनका आपस में कुछ समझौता भी हो सकता है। लेकिन मेरा कोई दावा नहीं है इसमें कि कोई इस प्रकार का कुछ है या नहीं है, तो उनको ही पता, वही बता सकते हैं क्या है। लेकिन बयानबाजी जो है वो इशारा करती है कि हो सकता है कुछ भी। गठबंधन में सब ठीक है? हाँ, देखिए, हमारा तो सरकार का भी गठबंधन है। हमारा कोई पार्टियों का, कोई चुनाव का गठबंधन नहीं हमारा है अभी। वो तो अगर कोई होगा तो वो जो हमारा हाईकमान है उसने फैसला करना। हमने अलग अलग चुनाव लड़ा था, और क्योंकि सरकार बनाने के लिए ज़रूरत थी सहयोगी की, और उन्हें भी ज़रूरत थी, हमें भी ज़रूरत थी। हमने मिलजुल के सरकार बनाई। जो वादे हमने किए थे, जो वादे उन्होंने किए थे, तो उनमें से जो वादे हमारे आसपास थे, मैच करते थे, उन पे बैठ के हमने चर्चा की, और मैक्सिमम वो सारे वादे पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं। वो कुछ उनके वादे थे, कुछ हमारे वादे थे, और उनको पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। दोनों दलों के वायदे के बीच वृद्ध जो हैं झूल रहे हैं। 5100 की बात हुई थी, लेकिन सब मेरे ख्याल 3000 तक ही पहुंचेगा उनका आंकड़ा। नहीं नहीं, देखिए, 5100 की बात हुई थी तो 5100 की बात उन्होंने तब की थी अगर उनकी सरकार बनेगी। उनके तो 10 मेंबर जीत के आए, तो 5100 की बात तो मेरा ख्याल का उस दिन समाप्त हो गई थी जब 10 लोग जीत के आए थे। अगर उनके 47 जीत के आते, 46 जीत के आते, तो निश्चित तौर से लोग उनको कहते हैं कि भाई आपने वादा किया था 5100 का और आपने 5100 क्यों नहीं दिए। तो मैं नहीं समझता ऐसे में कोई उनकी जिम्मेदारी है 5100 देना। तो लेकिन जितनी पेंशन हम दे रहे हैं, मैं समझता हूँ पूरे देश में कोई भी पेंशन नहीं। ज़्यादातर प्रदेश तो ऐसे जो हमारे एक तिहाई पकड़े हमारे से। एक आधा प्रदेश ही ऐसा होगा जो हमारे आस
आसपास ही होगा वो। हम 2750 दे रहे, तो शायद कोई एक या दो प्रदेश ऐसा हो सका जिसकी 2000 हो, नहीं तो 2000 वाला भी कोई नहीं है। अभी तो लोग 700 800 और 1000 भी घूम रहे, 1500 भी घूम रहे। तो हम सबसे अच्छी पेंशन दे रहे। ये बताएं कि जिस तरह से ये बजट सत्र चल रहा है, एक फेज़ ख़त्म हुआ है, जो माहौल आपने बतौर संसदीय कार्य मंत्री देखा, आपका लंबा अनुभव है, आप स्पीकर भी रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस दौरान इस्तेमाल हुआ सदस्यों द्वारा, ये आप बताएं थोड़ा, क्योंकि आपके टाइम में जैसे मैंने कहा कि आप स्पीकर रहे हैं, ये क्या जो एक सेट कर रहे हैं, क्या उदाहरण जो हैं सेट हो रहे हैं इससे? देखिए, वैसे तो कुल मिला के हरियाणा की विधानसभा बहुत ही स्मूथली चलती है, और विपक्ष का रोल भी अच्छा रहता है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ एक दो घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे बड़ी बदनामी होती है। पिछली बार मेरे टाइम में भी जो जूता निकालने वाली घटना थी, उसने बहुत बदनामी करी। मैं कहीं बाहर था गया, शायद दिल्ली था या कहाँ था, तो वहाँ लोगों ने कहा कि आपकी विधानसभा में तो जूते निकल जाते हैं। वो घटना तो बहुत मामूली सी एक थी, लेकिन बदनामी तो पूरे हाउस की होती है उसमें। हमने कहा कि यार 5 साल इतनी अच्छी विधानसभा चलाई, एक घटना ने सारा का सारा मतलब काम खराब कर दिया। तो मेरा मानना यही है कि देखिए, आप जो हाउस में लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, तो उन्हें वाणी पे भी संयम रखना चाहिए अपनी, और उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि बेस्ट पार्लियामेंट्रियन वही है जिसका एक शब्द भी कार्रवाई से निकल जाना चाहिए। अब लोग इस बात की परवाह नहीं करते, इससे होता है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी स्पीकर को बार बार नहीं कहना पड़े। मैंने चौधरी बंसीलाल जी को देखा, वो तो बहुत बड़े लीडर थे। मैंने देखा चौधरी बंसीलाल को अगर एक बार स्पीकर ने कह दिया ना कि आप बाइंड अप करो और बैठो, तो बहुत मुश्किल होता था। मतलब दूसरी बार शायद वो कभी ऐसा नहीं आया कि दूसरी बार अगर स्पीकर ने उसको कह दिया कि नहीं बाइंड अप करो बैठो, तो साथ के साथ वो बैठते थे। तो हमने सीखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का माहौल ख़राब करने के बाद हम कोई बड़े लीडर बन जाएंगे या कुछ बन जाएंगे और कोई अच्छी छवि बन जाएगी। हमें तैयारी करके आना चाहिए। जितना टाइम मेरे पास है, मेरा पूरा प्रयास ही होना चाहिए कि अगर मेरे को 6 मिनट मिले तो 6 मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। उस टाइम में मैं इधर उधर की बात ना करके, भूमिका बांधने की बात ना करके, मैं सीधी सीधी बात कह दूंगा। अब यही तो मेरी काबिलियत है ना जी वहाँ, कि मेरे पास जितने मिनट है उतने मिनट मैंने अपनी बात कहनी। अगर मैं उतने मिनट में अपनी बात नहीं कह सकता तो इसके पास, इसका मतलब मेरे पास वो योग्यता है नहीं जो मैं होनी चाहिए थी मेरे पास। तो भाषा की जो विषय बार बार उठता है, जैसे आपके टाइम में जूते वाली बात हुई, इस समय भाषा जो है बड़ी चर्चित हो रही है, तो इस पर भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए सदस्यों को। बिल्कुल 100% करना चाहिए। देखिए, जो बेस्ट अच्छे पार्लियामेंट्रियन होते हैं, जो अच्छा वो करते हैं, तो उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो सरकार की जो कमी होती है उस पर अटैक करते हैं। भाषा से नहीं वो कुछ भी करते हैं, लेकिन शब्द अच्छे होते हैं, लेकिन सरकार को फिर चुभते हैं। वो पॉइंट की बात करते हैं, भाषा के ऊपर नहीं करते किसी के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो भी हमारे मेंबर हैं उनको उस प्रकार का ही व्यवहार होना चाहिए। मैं आपको एक घटना की जानकारी देना चाहूँगा। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार होती थी, तो कृष्णपाल जी, हालांकि हमने समर्थन दे रखा था, लेकिन कृष्णपाल जी बहुत ही सरकार के पोजिशन में बात रखते थे, कमियों की बात को बहुत उजागर करते थे। आप कार्रवाई निकलवा के देख लीजिए अभी, लेकिन 5 साल में एक शब्द भी ऐसा नहीं है कृष्णपाल का कि जो कार्रवाई से निकल गया हो। और एक बार भी ऐसा नहीं आया कि उनको नेम कर दिया गया या बाहर निकाल दिया गया हो, लेकिन अपनी बात मजबूती से रखते थे। और मैं दावे के साथ कह सकूं, जो उस टाइम का अगर कोई कर्मचारी है तो आपको पता होगा कि विधानसभा सारी की सारी में उनको सुना जाता था। तो मैं समझता हूँ कि तैयारी करके बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। अगर सरकार की कोई खामी है तो उजागर करना चाहिए। विपक्ष इसीलिए है, और ये विपक्ष की बहुत अहम भूमिका है। ये सरकार के लिए भी अहम भूमिका है, खाली ये नहीं। अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो फिर सरकार भी बेलगाम हो जाएगी। तो अच्छी भूमिका है विपक्ष की निश्चित तौर से, और हमारा पूरा प्रयास है। आपने पिछले 5 साल में भी देखा, हमने कभी नेम नहीं किया कुछ प्रकार का। हमारा तो पूरा प्रयास होता है कि विपक्ष अपनी बात कहे। अब की बार भी पूरा प्रयास है, और मैं दावे के साथ कह रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार सिंगल 5 साल में हमें ये नहीं कहा कि आपने क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। पूरी छूट रही हमें। अब भी ज्ञानचंद जी को भी इसी प्रकार छूट है, मेरे को पूरी छूट रही। जिस प्रकार से हमने पूरा टाइम दिया विपक्ष को, कभी मतलब इस प्रकार का पहले किसी ने दिया नहीं जिस प्रकार से हमने दिया। तो हमारी सोच है ये कि विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और वो अच्छी बात रखता है। सदन के नेता का स्पीकर पर दबाव होता है ऐसा कोई कि कम ज़्यादा समय देने बारे? नहीं, पहले इस प्रकार की बातें मैंने देखी। पहले मैंने देखा है ऐसा कि पहली सरकारों में मैंने देखा है कि सदन का नेता जो है वो कर देता था। अब देखिए, छोटी सी बात पे अगर आप नेम कर दोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है फिर।
किसके कार्यकाल में ऐसा ज़्यादा हुआ? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा किसके कार्यकाल में, लेकिन हमारे कार्यकाल में आपने देखा कि पूरा वेल भरने के बावजूद भी आधा घंटा शोर मचाने के बावजूद उन्होंने नेम नहीं किया। पिछली बार आपने देखा था कि जब सारे के सारे आए, मैंने कहा मैं नेम नहीं करूँगा बिल्कुल भी। वो जीत बैठ गए इसी बात में। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि मेंबर अगर बाहर होंगे तो शायद डिस्कशन उतनी बढ़िया नहीं हो सकती, हमारा पूरा प्रयास है। लेकिन अगर मेंबर जिद ही कर लेंगे उसने निकलना ही बाहर, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रयास ही रहता है कि मेंबर हाउस में रहे और उस पर चर्चा करें। 23-24 के जो बजट है उसमें जो शिक्षा विभाग को अलॉट हुआ है, आप संतोष मानते हैं, संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। देखिए, हर बार बजट बढ़ के नहीं मिल सकता, क्योंकि पिछली बार इतना बजट बढ़ा दिया हमारा, तो अब की बार संभव था कि बजट को उस तरीके से बढ़ाए। जैसे ग्रामीण विकास है तो माननीय मुख्यमंत्री 70% से भी ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ठीक है। पिछली बार शायद इतना ना बढ़ा, अब की बार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। कृषि में बहुत बढ़ा दिया, हेल्थ में बहुत बढ़ा दिया। हमारा पिछली बार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और हमारा जो टारगेट है वो निश्चित तौर से हम उस पर अचीव करेंगे। शुक्रिया। तो ये हैं कंवरपाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1336 जो स्कूल हैं उनकी मान्यता रद्द की गई है, वो अगर नियम पूरा नहीं करेंगे तो उन्हें दोबारा उन पर विचार नहीं होगा, पुनर्विचार उनकी बहाली पर, मान्यता की बहाली पर नहीं होगा। इसके साथ साथ हमने कंवरपाल जी से और भी रोचक बातें की हैं, यानी कि राज्य की राजनीति में इस समय क्या चल रहा है इस विषय पर भी बात की है, और कई रोचक जानकारियां कंवरपाल जी ने हमें दी भी हैं। दर्शकों के लिए ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि सीनियर नेता हैं, सीजन्ड नेता है, ये जो अतीत की बातें भी बताते हैं काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।